हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर 1। ठीक है। और ये जो सिलेबस हमने पूरा उठाया है वो उठाया है एनसीईआरटी की जो बुक आती है उस बुक से उठाया, और उसका जो पहला चैप्टर है वो है सेट थियरी। आई होप कि जो आपकी सीबीएसई की बुक है उसमें भी सेट थियरी ही होगा, बट हाँ एनसीईआरटी को मैं रेफर कर रहा हूँ। तो सेट थियरी के बारे में आज से हम डिस्कस करेंगे और पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स है हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सेट थियरी में सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि सेट होता क्या है, हाउ टू डिफाइन अ सेट। तो सेट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। राइट। वेल डिफाइंड, दो चीजें हैं, वेल डिफाइंड एंड देन कलेक्शन, एंड देन द तीसरी चीज ये है ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। कलेक्शन आप समझते हैं, आपने कई चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उनका ग्रुप बना दिया, राइट, उसको कहते हैं कलेक्ट करना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है इसको हम देखेंगे। वेल डिफाइंड से पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट या एलिमेंट ऐसी कोई भी चीज होती है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, जिसका एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस है। जैसे स्टूडेंट हो गए, राइट, पर्सन, राइट, और उसके अलावा आपके हो गए जो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं। ठीक है। कोई एक पर्सन है, कोई मेल है, फीमेल है, तो ये जितने भी वेल डिफाइंड अभी हम डिस्कस करेंगे, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका मीनिंग, ऐसी चीजें हैं जिनका मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस है। जैसे इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट, हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस रखती हैं, राइट। तो जिनका भी मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस है, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो आपके लॉजिकल है, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, राइट। ऐसी कोई भी चीज जो कि इनटेंजिबल है या टेंजिबल है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो, या फिर एक आपका फिजिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। चाहे फिजिकली अवेलेबल हो चाहे लॉजिकली अवेलेबल हो, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स एंड ऐसे कोई भी चीजें जिनका लॉजिकल या फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उनको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कहा जाता है, राइट। तो इससे आप समझ रहे होंगे, स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया, स्टूडेंट एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कि बहुत ढेर सारी कंपनीज, हर वो कंपनी जो कि जूते बनाती है, राइट, उस कंपनी का नाम बताइए, उन कंपनी का सेट या उन कंपनीज का कलेक्शन जो कि जूते बनाती है। तो कंपनी क्या है, कंपनी इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट, राइट। तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट लॉजिकल एंटिटी या लॉजिकल ऑब्जेक्ट को बनाता है, और ये जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, स्टूडेंट हो गए या पर्सन हो गया, मेल्स हो गए, फीमेल्स हो गए, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो जिनका भी फिजिकल या लॉजिकल एग्जिस्टेंस है दुनिया में, उन सभी चीजों को हम ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कहते हैं, राइट। अब हम देखते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि एक जो भी ग्रुप है, अगर वो ग्रुप हमारे सामने रख दिया जाए, तो हम उस ग्रुप में हर चीज को, एक एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आइडेंटिफाई कर पाए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बेस पे आइडेंटिफिकेशन हो पाए उसका। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड होना, राइट। जैसे अगर कोई कहता है, अगर हमने कुछ नाम लिख दिए, जैसे यहाँ पे राजेश का नाम लिख दिया, सुरेश का नाम लिख दिया, उसी तरीके से कई नाम लिखते चले गए, 10-15 नाम लिख दिए और हमने ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है। ये करली ब्रेसेस है, ठीक है, सेट को हमेशा करली ब्रेसेस में ही दिखाते हैं हम। ठीक है। तो करली ब्रेसेस में हमने कई नाम लिख दिए और ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कलेक्शन। अभी ये कलेक्शन है, अभी ये सेट नहीं है, क्योंकि इसको हमने डिफाइन नहीं किया, वेल डिफाइन नहीं है। क्योंकि उसको देख कर कोई ये जान नहीं सकता ये लोगों के नाम तो हैं, लेकिन ये है क्या। इसमें किसी लड़की का नाम भी आ गया, बाकी लड़कों के नाम भी हैं, तो ये है क्या। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि ये सारे के सारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं इन अ स्कूल XYZ, एक स्कूल है जिसका नाम है XYZ, और उसमें क्लास 10 के सेक्शन A के स्टूडेंट हैं ये। तो क्या हो गया, इसमें हर एक एलिमेंट को, चाहे वो राजेश हो, सुरेश हो, उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्लास 10 का सेक्शन A का स्टूडेंट है। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, राइट। तो इस तरह का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो भी होता है उसको सेट कहते हैं, राइट। लेकिन अब हम देखते हैं वेल डिफाइंड का जो नहीं है उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। अब जैसे कोई कहता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा खाने वाले लोगों के नाम बताइए, बहुत ज्यादा जो खाते हैं, राइट। तो इसको डिफाइन कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सबसे ज्यादा खाता है, ये वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है,
नॉट अ वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक कि कौन ज्यादा खाता है। तो जहां पर भी इस तरह की चीज लिखे आपको मिले एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में, कहीं पर भी ऐसा आए कि ज्यादा खाने वाला या सबसे बुद्धिमान लोगों का कलेक्शन या बेस्ट मूवीज का कलेक्शन, ये सब ऐसी चीजें हैं जो डिफाइन नहीं की जा सकती, वेल डिफाइंड नहीं कही जा सकती, राइट। जहां पर भी बेस्ट लग जाए, पॉपुलर लग जाए, मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे इस तरह की चीजें लग जाएं, जहां पे ये मोस्ट पॉपुलर बेस्ट लोगों का कलेक्शन या इस तरह की चीजें जहां भी आ जाए, वो वेल डिफाइंड नहीं होता और आप उसको सीधे से क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि प्लीज आइडेंटिफाई दोज व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड एज सेट्स, वो सारे के सारे सेट्स बताइए जो वेल डिफाइंड है, तब आप उसको आइडेंटिफाई करते समय कोई गलती मत करिएगा, राइट। अब हम देखते हैं नोटेशन कैसे करते हैं सेट का, ठीक है। सेट को जब हम दिखाते हैं तो कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं, राइट। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, दोज आर शोन विथ स्मॉल लेटर्स, right? A, B, C, like this. So these are shown with the small letters. This is the usual notation, and this notation is known as roster notation. Please note this. This is known as roster notation of set. इसको roster notation of set कहते हैं. Apart from this, there is another form of notation which is known as set builder pattern notation. राइट। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम। रोस्टर नोटेशन में हम देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे यहाँ जितने भी इंटीजर्स हैं ना, उनके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जेड से रिप्रेजेंट जब भी करते हैं तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। लाइक यहाँ से इनफाइनाइट से शुरू हुए, आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इनफाइनाइट है। तो सपोज -3, -2, -1, देन 0, देन +1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ये जेड है हमारा, ये रोस्टर नोटेशन है कि ये हमारा इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से जो जेड प्लस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1, 2, 3, 4 लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गया? जेड प्लस। जेड माइनस जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनको -2, -1 लाइक दिस, इनफाइनाइट से शुरू होकर -2, -1 यहां तक आ गए, राइट। सो इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ये होता है ऑल द इंटीजर्स का सेट। तो इसको हम कहते हैं रोस्टर नोटेशन। दिस इज नोन एज द रोस्टर नोटेशन ऑफ द इंटीजर्स, right? So this is the roster notation of integer where every element is shown inside the curly braces. Please remember this. Every element is placed inside open and close brackets, right? जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वहां फाइनाइट होते हैं, वहां पे ये डॉट 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 नहीं लगाते। वी विल सी लेटर ऑन कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है, बट आप ये समझ लीजिए कि रोस्टर नोटेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज रिप्रेजेंटेड, राइट, रिप्रेजेंटेड विद इन दी कर्ली ब्रेसेस। हर एक एलिमेंट को वहां पे दिखाया जाता है, राइट। बट जो हमारा सेट बिल्डर पैटर्न होता है, सेट बिल्डर पैटर्न में क्या होता है कि वी स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक। हम उसमें एलिमेंट्स नहीं दिखाते, हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। जैसे अगर यही वाला जो हमारा सेट है, जो सभी इंटीजर्स का सेट है, अगर हमें उसको सेट बिल्डर पैटर्न के फॉर्म में दिखाना हो ना, तो वी विल शो इट समथिंग लाइक दिस। जेड इज इक्वल टू एक्स, राइट, अ कॉमन वेरिएबल हमने ले लिया x, such that x is an integer, right? So ये हमारा z को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स को, x such that x is integer. So x means any value,
और वो वैल्यू कौन सी हो सकती है? वो वैल्यू सिर्फ एक इंटीजर हो सकती है। सच दैट के आगे जो कुछ लिखा है वो ये बताता है कि x कौन सी वैल्यू ले सकता है। x हमें लिखना पड़ता है ये बताने के लिए कि देयर इज समथिंग, राइट, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड देन वी राइट सच दैट, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं सच दैट, उसके आगे x इज एन इंटीजर। व्हेन वी राइट समथिंग लाइक दिस, देन वी टेल कि इस सेट के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो कि x से रिप्रेजेंटेड हैं वो होंगे क्या, उनकी वैल्यू क्या होगी। सो दैट कैन ओनली बी एन इंटीजर। So this is what we want to represent here. Then we come to z plus x such that x is a positive integer, right? Z negative is equal to x such that x is a negative integer. That's it. तो ये सेट बिल्डर पैटर्न फॉर्म है, राइट। सो सेट बिल्डर पैटर्न में हम इसी तरीके से ये चीजें दिखाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी आप ले सकते हैं सेट बिल्डर पैटर्न का। जैसे हमारे पास एक सेट है, एस से दिखा दिया, सपोज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, राइट। ये हमारा सेट है। अब अगर इसको हमें सेट बिल्डर पैटर्न के फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, x upon x plus 1 such that x is a natural number. नेचुरल नंबर यू नो, जहां पे जीरो नहीं होता, इंटीजर से अलग है नेचुरल नंबर, राइट। सो ये 1 से शुरू हो रहे हैं और 7 तक जा रहे हैं। x such that x is a नेचुरल नंबर एंड एक कंडीशन और है, x is smaller than or equal to 1, right? Let me just correct it. x की वैल्यू क्या होगी, जो 1 है या तो उससे बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, लेकिन 8 से छोटी होगी, राइट। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपकी 7 से छोटी होगी, राइट, बिकॉज x प्लस 1 यूज कर रहे हो, तो 7 से छोटी होगी, तो 6 तक जाएगा ये। सो यू कैन आइडेंटिफाई ईच ऑफ द एलिमेंट कि इसमें जो एलिमेंट होगा वो क्या फॉर्म रखेगा, क्या होगी उसकी वैल्यू। सो अगर आप इसको शुरू करेंगे x स्मॉलर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, तो आपको 1/2, 2/3 यहां तक ही मिलेगा। सो सेट बिल्डर पैटर्न फॉर्म में चेंज करने को भी आपसे कहा जा सकता है। आपके पास कोई सेट हो सकता है, आपको एग्जाम्पल में वो दे दें और उसके बाद आपसे कहें कि प्लीज कन्वर्ट इट इनटू अ सेट बिल्डर पैटर्न फॉर्म। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, and they can also be asked in the objective questions itself, right? So इसको ध्यान में रखिएगा कि सेट बिल्डर पैटर्न से आपको कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर एंड फ्रॉम सेट बिल्डर टू रोस्टर, ये भी चीजें हो सकती हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग तरह के सेट्स के बारे में। एक होता है एम्प्टी सेट, राइट। एम्प्टी सेट क्या होता है, वेयर देयर इज नो एलिमेंट, देयर कैन नॉट बी एनी एलिमेंट। जिसका कोई एलिमेंट ना हो, राइट। अगर हम कोई एक सेट लें s इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड क्लास 11। क्या कभी कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो 2 क्लासेस में एक साथ पढ़ रहा हो, राइट? ऐसा नहीं होता। एक बार में आप एक ही क्लास के स्टूडेंट होगे लीगली, जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसमें, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो एक बार में एक स्टूडेंट क्लास 10th और 11th दोनों का या 2 क्लासेस का स्टूडेंट एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाई दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट। और ये जो नोटेशन मैंने यूज किया है, दैट इज कौन सा नोटेशन है, दिस इज द सेट बिल्डर पैटर्न नोटेशन, राइट। ये एम्प्टी सेट होता है। सो आई होप कि आप एम्प्टी सेट की डेफिनेशन समझ रहे हैं, राइट। और एम्प्टी सेट का जो नोटेशन होता है वो कैसे होता है, वो नोटेशन कैसे करते हैं, उसका नोटेशन हम आइदर फाई के थ्रू दिखाते हैं या फिर बिल्कुल ये एम्प्टी ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस बस ये लगा देते हैं। इन्हीं दो से हम एम्प्टी सेट को दिखाते हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। नाउ लेट्स गो टू द अदर सेट व्हिच इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। आपने अभी इंटीजर के सेट देखे, आपने अभी स्टूडेंट्स के सेट देखे, तो ये जो पूरी दुनिया है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, हम इस यूनिवर्स
को ही एक पूरा सेट, इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जितने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, अ सेट ऑफ ऑल दी सेट्स, a set of all the sets in this world, दुनिया में जितने भी सेट्स हो सकते हैं उन सब का एक जो सबसे बड़ा सेट है, उन सबको अपने भीतर जो रखता है, जैसे स्टूडेंट का सेट, सभी जॉब करने वालों का सेट, ऑल सेट ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड, सेट ऑफ लीडर ऑफ इंडिया, सेट ऑफ लीडर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सो ऑल दोज सेट्स वी कैन क्रिएट। सो जितने भी पॉसिबल सेट्स हो सकते हैं, उन सभी पॉसिबल सेट्स का भी जो एक सेट होता है, that is called as universal set, और this is represented by u, this is represented by u, इसको रिप्रेजेंट करते हैं u से, ओके, यूनिवर्सल सेट u से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हाँ ये कैसे काम करता है। एम्प्टी सेट और ये यूनिवर्सल सेट, इन दोनों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज इनका पूरी की पूरी सेट थियरी में बार बार यूज होगा, राइट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट से। अब हम देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है निश्चित ना हो, डिफिनिट ना हो, राइट। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स का जो सेट है वो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसके पीछे ये कितनी दूरी तक जा रहा है, देयर इज नो लिमिट। इसके आगे ये कितनी दूरी तक जा रहा है, देयर इज नो लिमिट। तो जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट ना हो, देयर इज नो definite count of the number of elements in the set, then that kind of set is known as the infinite set. And finite set, when we define a set in such a way, a set is a well-defined connection, right? So when we define a set in such a way that the number of elements in a set is finite, there is a definite number of elements, right? जैसे when I write like v is equal to x such that x is a vowel in English alphabet, right? You can easily understand that this is a finite set because यहाँ पे केवल 5 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। ये कौन सा नोटेशन है, सेट बिल्डर पैटर्न नोटेशन, और इसी को अगर हम उसमें लिखते हैं रोस्टर नोटेशन में, then it becomes like A, E, I, O and U. Simple. So this is a finite set. So you can understand ki how we can define the infinite and finite sets. So these definitions are very simple, but when you apply that these things in your logic, in your questions, then sometimes you get confused. So that is why mathematics is all about the practice. ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजिए so that ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से आपका पाला पड़े, and ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को solve करेंगे, you will be gaining confidence as much as possible. जितना confidence आपको चाहिए, you will keep getting that, right? So you need to practice all these things again and again. You need to revisit these concepts again and again, and you need to understand how you understood it earlier. So this is called the revision. So revision is the important key. Without revision, you cannot remember everything. You cannot understand the thing properly. Even if you have understood it properly, correct for the first time, then even without revision, you will be confused next time. So please keep revising these things. Okay, so let's move to the next concept, equal sets. Right? When the two sets are called equal, suppose मेरे पास एक set है A, there is number of element 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास एक set है B, there are number of elements like 3 4 2 1 5 6, right? You can see the number of elements which are available in A, they are also available in B. Okay, they are also available in B. So A is equal to B. सीक्वेंस कुछ भी हो, देयर इज, प्लीज रिमेंबर दिस, सीक्वेंस कुछ भी हो एलिमेंट्स का दोनों में, द सेट ऑफ एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सेम होने चाहिए। इवन अगर हमारे पास ऐसा भी हो, किसी ने ऐसा सेट बना दिया, प्लीज रिमेंबर कि इन सेट यू कैन रिपीट द एलिमेंट्स एज वेल, 2 2 3 4 एंड देन 5 देन 3, राइट? यहाँ पे 3 1 एंड 2 ये तीनों बार बार रिपीट हुए, दे हैव बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन।
and we write something like this: B 1 2 3 4 5. Here we don't have repeated anything. Still, the number of elements, number of distinct elements, always remember this is the number of distinct elements. You always look for the distinct elements, right? When you understand the concept of sets, you need to understand that we are working on the distinct elements, not the repetitive elements, right? No matter if they have been repeated, you need to check what are the distinct elements. So just collect the number of distinct elements in one set and just collect the number of distinct elements in another set, and if they both are having the same, then A is equal to B, then the two sets are equal. ओके, सो ये होता है इक्वल सेट का डेफिनेशन. सो आई होप कि आप इक्वल सेट की डेफिनेशन समझ रहे होंगे. रिपीटिशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देयर कैन बी क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, लाइक जहां पे वो रिपीट कर देंगे एलिमेंट्स को और दूसरे में रिपीट नहीं करेंगे, एंड दे विल आस्क वेदर these are equal sets or not. And उस केस में अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वी हैव टू सर्च फॉर इन द सेट्स, देन इन दैट केस आप जो है क्वेश्चन गलत कराएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई you need to remember this thing. This is the key. Okay, and now let's see some operations on the sets. Right, so let's see कि कौन कौन से operations हम perform कर सकते हैं. There is A union B. This is known as union operation. पहले यही देखते हैं यूनियन ऑपरेशन क्या होता है. बहुत सिंपल है. सपोज ए में हमारे पास है 1 2 3 4 एंड बी में हमारे पास है 2 3 4 5 6 एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ टू सेट्स. देन जब हम यूनियन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों ही सेट्स के सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, बट we write only the distinct elements. जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे भी हैं, 2 3 4 यहाँ पे भी हैं. So we will not repeat 2 3 4. We will write them only once. So it will be like 1 2 3 4. एक बार लिखते हैं, हालांकि दोनों जगह पे ये दो बार हैं. अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये they will be twice. They are coming as twice. 2 3 4 2 3 4. All these elements are coming twice, but you don't have to repeat them. 1 2 3 4 and then जो बचे हुए elements हैं दूसरे सेट में 5 and 6. राइट, सो दिस इज कॉल्ड यूनियन. सो इन यूनियन आप क्या करते हो, आप दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो बेसिकली एक कॉमन सेट के अंदर. सो वो उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, राइट? अब हम यूनियन और इनकी बात कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम लेट अस सी सम वेन डायग्राम्स. राइट, वेन डायग्राम्स ये एक नया नाम आपने सुना होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये सेट्स के बारे में. तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं. वेन डायग्राम बेसिकली सेट ऑपरेशंस को दिखाने के लिए और लॉजिकली बड़ा ही अच्छा टूल है. सो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम जो भी सेट बनाते हैं वो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं. एक यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बताया. यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो सभी ऑल काइंड ऑफ सेट्स का सेट होता है. जितने भी पॉसिबल सेट्स इस दुनिया में बन सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो बन सकते हैं, उन सभी का जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है. अब हम इस यूनिवर्सल सेट में अगर हम यूनियन को दिखाएं, राइट, तो अगर हमारा ए है ये और बी है ये, कुछ एलिमेंट्स इसमें है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 4 5 समथिंग. सो जब आप इसको कंबाइन करोगे, सो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ए में आपके 1 2 3 4 है, ऊपर वाले एग्जांपल को ही ले लीजिए, और बी में आपके 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 हैं, राइट? सो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं. ए को हम बनाते हैं ये रहे, और बी को हम बनाते हैं, राइट? बी में हम लिख देते हैं, ए में लिख दिया हमने 1 2 3 4 यही थे, और बी में हमने लिख दिया 2 3 4 5, राइट, एंड 6 ये भी था, राइट? सो हम देखते हैं 2 3 4 2 3 4 ये दोनों कॉमन है, राइट? तो ये दोबारा नहीं आ सकते. 2 3 4 एग्जिस्ट करते हैं, एक बार ही एग्जिस्ट करते हैं. इस सेट में भी 2 3 4 को शामिल किया, इस सेट में भी 2 3 4 है. सो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो एक वेन डायग्राम के अंदर आप इसको कैसे दिखाते हो, किसी वेन डायग्राम की शुरुआत कैसे करते हो, यूनिवर्सल सेट से.
एंड ए एंड बी को जब आप दिखाओगे तो यहाँ पर जब आप यूनियन करोगे ना तो ये बीच में एक इंटरसेक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 2 3 4 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 5 और 6। जो अलग अलग है उनको अलग अलग दिखा दीजिए एंड जो कॉमन है उनको कॉमन प्लेस पे दिखा दीजिए। सो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वेन डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है, इसमें इससे ज्यादा वेन डायग्राम में कुछ नहीं है कि अलग से इसको हम स्टडी करें। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक एंड जितना हल्के में आप लेना इसको उतना ही अच्छा है, बिकॉज ये इतनी बड़ी चीज है नहीं, राइट। तो बहुत ज्यादा कोई चीज अगर बहुत ज्यादा भाव नहीं है उसका ना तो उसको ज्यादा भाव देना नहीं है, राइट। सो सिंपल डायग्राम से सिंपली हम इसको बनाते जाएंगे। दूसरा ऑपरेशन देखते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, राइट। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे दिखाया जाता है, ये उल्टा यू बना के इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लेते हैं ए में कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड बी में कुछ एलिमेंट लेते हैं 2 3 4 5 6 7 1, राइट। ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हैं, 2 3 4 5 1 ये यहाँ पर भी हैं, 6 7 ये यहाँ पर ही है, सिर्फ यहाँ नहीं है, राइट। आपने ये देखा। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो चीज जो दोनों में कॉमन हो, राइट। तो दोनों में जो चीज कॉमन है वो क्या है? वो है 1 2 3 4 5, ये कॉमन है और यही यहाँ पर भी है और यही 2 3 4 5 1 यहाँ पर भी है। 6 और 7 कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए 6 और 7 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, राइट। अब जरा वेन डायग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल है वेन डायग्राम बनाना। सपोज एक एग्जांपल हमने ले लिया ए, एक सेट है ए जिसमें हमने रखा है 2 3 4 7 और दूसरा है हमारा बी, दूसरा सेट बी है, इसमें हमने रखा है 3 4 9 7। ओके, ए और बी दोनों में हमने इस तरह से एलिमेंट्स रखे हैं। जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट बनेगा जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा यू। और अब ए और बी को हम जो कॉमन एरिया है उसमें उन चीजों को भर देंगे। ये कॉमन एरिया है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम क्या क्या भर देंगे, 3 4 एंड 7, यही तीनों आ रहे हैं, 3 4 7 3 4 7 दोनों जगह पे हैं। तो जो दोनों जगहों पे है वही हम यहाँ पे भरेंगे और यही हमारा क्या है, इंटरसेक्टेड एरिया है और यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्शन का। ओके, तो ऐसे करके हम यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम एक बार देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अब हम देखते हैं a माइनस बी, एक सेट को दूसरे सेट से सब्सट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। राइट, सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है? सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आराम से समझ में आएगा। सॉरी, ए में हमने रखे 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, बी में हमने क्या रखे 1 2 6 7, राइट, ये हमने ले लिए 1 2 6 7। सो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सॉरी, एलिमेंट्स which are in A but not in B, वो एलिमेंट जो A में है बट नॉट इन B, B में नहीं है, A में हो B में ना हो, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे याद रखिए, A में हो B में ना हो, A माइनस बी, और B माइनस A का मतलब क्या है, B में हो A में ना हो। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ याद रखना ही नहीं है, बहुत आसान है, राइट। तो यहां पर अगर हम A माइनस बी निकालें तो हमारा जो सेट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ए में है कौन कौन से हैं 1 2, राइट, 1 2 3 4 5, ये इसमें है ए में। सो ए माइनस बी हमारा क्या आ गया 1 2 3 4 5, ये चीज आ गई, ठीक है।
ए में है बी में नहीं है, उनको लेना है। सो 1 2 3 4 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है। अब बी माइनस ए निकालेंगे तो जो बी में है बट ए में नहीं है तो क्या आएंगे 6 और 7, बिकॉज 6 और 7 ही वो हैं जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए उन्हीं को लेना है, राइट। तो 1 और 2 ए में थे इसलिए हमने नहीं लिया। सो इससे एक चीज और आपको समझ में आ गई कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, राइट। इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लेट अस सी वेन डायग्राम। हमारा a है, a में सपोज ये हमने पूरा एक सेट बना दिया a में, यहां पे हमने रखा 1 2 3 5 और b में रखा हमने 3 5 6 7 ये रखें। और a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो a में हो बट b में ना हो। सो a में कौन कौन से हैं, 1 2 हैं, 3 तो b में भी है इसलिए ये a माइनस बी का पार्ट नहीं हो सकता, और 5 6 7 तो a में है ही नहीं। सो a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ यू कैन ओनली फाइंड देयर इज ओनली 1 एंड 2। सो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम से, ये थोड़ा अच्छा सा नहीं बन रहा, राइट। सो ये रहा a और ये रहा b। यहां पे इंटरसेक्शन क्यों दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन है। कौन सी चीजें कॉमन है, 3 है 5 है, कॉमन है। 6 और 7 इसके पास है, b के पास, a के पास क्या है 1 2, ये 2 हैं। तो a माइनस बी को जब, और ये यूनिवर्सल सेट है, a माइनस बी को जब भी हम दिखाएंगे तो उस पोर्शन को हम कलर करेंगे जो पोर्शन a में है, बाकी पोर्शन को खाली छोड़ देंगे, राइट। जैसे आपने यूनियन में देखा होगा, यूनियन में आपने किस चीज को कलर किया, यूनियन आपका पूरा ही कलर्ड होता है, राइट। ए यूनियन बी में यूनियन आपका पूरा ही कलर्ड होता है क्योंकि सबको मिला लेते हो। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा कलर्ड होता है, जो इंटरसेक्टिंग एरिया होता है वही कलर्ड होता है, जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो एरिया ही कलर्ड किया जाता है। और ए माइनस बी में सिर्फ वो एरिया कलर किया जाता है जो ए को कंटेन करता है, बी माइनस ए में सिर्फ वो एरिया कलर किया जाएगा जो बी को कंटेन करता हो, राइट। सो बी माइनस ए के लिए मैं आपके ऊपर एक्सरसाइज इसको छोड़ता हूँ कि हाउ यू विल डू दिस, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ टू डू दिस। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, जितने भी ऑपरेशंस हमने देखे उन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑपरेशंस। पहले हम देखते हैं यूनियन जो हमने परफॉर्म किया है उसकी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा, राइट, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ। जो यूनियन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हम जब भी निकालेंगे तो वो सेम आएंगे, राइट। ये आप करके देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज के लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस इज योर एक्सरसाइज। In case of any doubt, you can put a question in the comment section. B है। दूसरा रूल देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। आपने एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ा होगा, A यूनियन B यूनियन C, राइट, इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये भी एक्सरसाइज है आपके लिए। आप 2 सेट्स बनाइए और उसके साथ खेल करके देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों बराबर आएंगे। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव रिप्रेजेंटेशन, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, राइट। ये एसोसिएटिव लॉ है। तीसरे पे जाते हैं। तीसरा रूल क्या है, ए यूनियन फाई क्या है, ये है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ऑलवेज कम्स टू ए, ये हमेशा ए आएगा, ओके। एंड देन डी देखते हैं, ए यूनियन ए। किसी सेट का अपने ही सेट के साथ जब आप यूनियन करोगे ना तो क्या आएगा, ए ही आएगा, राइट। इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट रूल, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रूल। ये आइडेंटिटी रूल है, ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। देन वी कम टू ई। आखिरी रूल क्या है, आखिरी जो लॉ है वो क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, यू यूनियन ए। ये यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। लेट्स रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये यूनिवर्सल सेट के साथ जब आप यूनियन करोगे अपने ए का,
देन कैन यू गेस कि क्या आएगा? आपके पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, जो सभी सेट्स जितने भी हो सकते हैं दुनिया में पॉसिबल, उन सब एलिमेंट्स को रखता है। आप उसका यूनियन अपने ए सेट के साथ करा रहे हो, तो क्या आएगा? थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करके यू कैन थिंक ऑफ एंड यू कैन कम अप विद द आंसर। ओके, आई होप कि आपने वीडियो रोक करके कोशिश की होगी। देन इट विल कम एज यू, यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आपने सही निकाला होगा इसका आंसर। सो दिस इज लॉ नोन एज लॉ ऑफ यूनियन, यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होती हैं, राइट? यहां पर भी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप ये करके देख सकते हैं। दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एग्जांपल। आप अपनी तरफ से सेट्स बनाइए और उनका यूनियन इंटरसेक्शन करके देखिए, आपको ये दोनों बराबर आने चाहिए। दिस इज योर एक्सरसाइज। बी में देखते हैं क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। आप ये भी चेक करके देख सकते हैं, दिस विल वर्क फाइन। आप कोई भी सेट बना के देख लें, नंबर्स का सेट बनाइए, इंटीजर्स का सेट बनाइए, प्ले अराउंड विद इट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं सेट से रिलेटेड। सो आप एक दो बार अगर अच्छे से खुद से प्ले अराउंड कर जाएंगे इन चीजों को, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट इज वेरी इजी एंड दीज कॉन्सेप्ट्स विल नेवर slip from your mind. Okay, now let's see phi intersection A. Okay, now pause the video and come up with the answer. I hope you came up with the right answer, and the answer is phi. Phi means empty set. There is an empty set and you are going to make an intersection with your set. Then obviously between empty set and your set there is nothing common. So nothing, which means an empty set will come out. Either you represent through this or this, right? So this is the identity law, right? Now this is the identity law for the intersection. Now let us come to A intersection A. आप अपने ही सेट के साथ इंटरसेक्शन करा रहे हैं, means you are trying to find out what is common between my set and my set. So it is your set only. So A intersection A is equal to A, which is known as, again, I hope you identified it, idempotent law for intersection of sets. Let's come to the next one. This is a kind of different thing. This is the distribution law. इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा. This is A intersection, but here I have used union. A intersection B union C. So what it will come out as A intersection B union A intersection C. So this you definitely need to do an exercise for this. 3 sets लीजिए, take 3 sets A, B and C and try to find out whether this rule is true or not. You will find this rule is true. You will be able to see that A intersection B union A intersection C is equal to A intersection B union C. So this is called distributive law. Please remember this. This is distributive law. कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि which among the following is the distributive law, or match the following. If this is the distributive law or idempotent law, what it is, right? So these kind of questions can also come in your examinations. Okay, so almost done है आज का वीडियो. एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम देख लेते हैं. सिंपल सी चीज है, लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. दिस इज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स का जो लॉ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. ये हम देख चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं. A माइनस बी की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, समथिंग विच इज इन A एंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन B, दैट इज A माइनस B. एंड B माइनस A मीन्स जो पहले लिखा है जिसको घटाया जा रहा है वो उसमें हो, B में हो बट A में ना हो. यहाँ पे A में हो बट B में ना हो. सो दिस इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन. इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को to find out the subtraction of the two sets, among the two sets. And there is one more very important concept which you need to
look at yourself, look it by yourself. You need to practice it by yourself and prove it by yourself by taking some example, right? And that rule is a minus b, b minus a and a intersection b. अगर दो सेट्स हैं a और b तो a माइनस b, b माइनस a और a इंटरसेक्शन b, ये तीनों क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट्स, अब ये नया टाइप का सेट आ गया। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ये डिसजॉइंट सेट किसी एक सेट पे डिफाइन नहीं होता। पहली चीज, डिसजॉइंट सेट्स को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 2 सेट्स आर नीडेड। कम से कम 2 सेट्स हमें चाहिए होंगे डिसजॉइंट सेट्स को डिफाइन करने के लिए, राइट? डिसजॉइंट सेट ऐसा कोई सेट नहीं है जो एक सेट में डिफाइन हो, ये 2 सेट्स में डिफाइन होगा, राइट? अगर कोई कहे ए हमारे पास एक ऐसा सेट है x such that x is a male and b is equal to x such that x is a female, right? So जो मेल है वो फीमेल नहीं होगा और जो फीमेल है वो मेल नहीं होगा। So a and b are disjoint sets, यानी जब एक सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट ना करे, then it is known as the disjoint sets. And now a minus b, b minus a, a intersection b, ये तीनों disjoint set होंगे अगर हम a और b पे कोई भी ऑपरेशन, अगर ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इनके जो भी रिजल्ट आएंगे उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। यानी जो कुछ a माइनस b में है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा, वो b माइनस a में नहीं होगा। सिमिलरली जो कुछ b माइनस a में होगा वो a माइनस b में नहीं होगा और a इंटरसेक्शन b में भी नहीं होगा, राइट? सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के, लाइक मैं आपको एग्जांपल के लिए दे भी देता हूं। आप ए ले लीजिए जिसमें आप डाल दीजिए जल्दीबाजी में 1 2 3 4 6 8 9 समथिंग लाइक दिस। बी में आप डाल दीजिए 6 9 11 2 18 समथिंग लाइक दिस। अब आप यहाँ पे a माइनस बी निकालिए, b माइनस ए निकालिएगा और a इंटरसेक्शन b निकालिएगा। तीनों का वेन डायग्राम बनाइएगा, वेन डायग्राम भी बनाइएगा। आप ये पाएंगे कि a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, तीनों में ही जो एलिमेंट्स आपको मिले हैं दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 2 सेट्स, राइट? सो यही ये रूल है एंड दिस रूल इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, राइट? जैसे ये पूछा जा सकता है कि मेरे पास 2 सेट्स हैं, there is a question कि मेरे पास 2 सेट्स हैं a and b, can you find out कि which among the following will be the disjoint set for a minus b, right? b minus a होगा या a intersection b होगा या दोनों ही होंगे, right? So these kind of questions can also be asked, right? So that's all for today and there are few more topics in the set theory that I will cover, and after covering all those topics we will go to the exercises of the book। जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की ना, उस बुक को हम ओपन करेंगे और जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जो मुझे जो सिलेक्टिव एक्सरसाइजेज होंगी जो मुझे आपको करा देनी चाहिए, जो कि आप अगर आप कर लें, जो आप अगर समझ लें, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फिनिश रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। सो बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीजों को कवर करें, बट आई विल ट्राई कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करूं जो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं और जो क्वेश्चंस आपको सोचने समझने की कैपेबिलिटी देंगे अगर आप वो मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं तो। सो दैट इज द पर्पस, बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट समथिंग जहां पे मैं हर चीज का सोल्यूशन आपको बता दूं। इट नेवर वर्क्स। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट यू, राइट? सो कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी क्लियर। सो कॉन्सेप्चुअली जहां पे क्लियर करने लायक कोई क्वेश्चन मिलता है कि हाँ ये क्वेश्चन इनके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा कर देगा और स्ट्रॉन्ग कर देगा, दैट क्वेश्चन आई विल कवर। एंड लेट मी टेल यू, ओनली दोज क्वेश्चंस आल्सो कम इन द एग्जामिनेशंस जो आपके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ को मजबूत करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में सेट भी किया जाता है, राइट? सो दो ओनली दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल पिक एंड आई विल जस्ट शो एज एन एग्जांपल टू यू। ओके, सो आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही होगा, बट अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड प्लीज लाइक कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की, इन एनी केस आपको ये जरूर फायदा पहुंचाएगा। सो प्लीज बी विथ मी,
हम इसी तरह से यहाँ पे और भी एक्सरसाइजेस डालते रहेंगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे. सो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.